वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा कैसा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसे कक्षा 7 में नहीं सीखा तो पक्का है कक्षा 8, 9, 10 में परेशान होना ही पड़ेगा। और यदि आपने आज इसे अच्छे से सीख लिया तो इस बात की गारंटी है कि कक्षा 8, 9, 10 में इस वीडियो को आप दोबारा नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पहले से याद होगा। आपने अगर आज थोड़ा भी सीखने में लापरवाही बरती तो यह तय है कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 7 जब आप पढ़ने लगेंगे तो सबसे पहले आपको यह सब आना जरूरी होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 का नाम है त्रिभुज। कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 6 का नाम है त्रिभुज। ये जब दोनों ही चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां जो पढ़ाया जाएगा वो इस लेवल से आगे की चीजें सिखाई जाएगी। अब अगर हमें बेसिक ही नहीं आएगा तो हम आगे की चीजें कैसे सीखेंगे? इसलिए कह रहा हूं कि कक्षा 9 और 10 में ये चैप्टर 90% बच्चों को फिर से देखना पड़ता है, फिर से इन चीजों को सीखना पड़ता है। अगर आप आज ही इन चीजों को अच्छे से सीख लेंगे, कक्षा 9 और 10 में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि आपने आज इन चीजों को थोड़ा भी ढंग से नहीं लिया, थोड़ा लाइटली ले लिया, तो पक्का है कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 7 करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और कक्षा 10th में चैप्टर नंबर 6 सॉल्व करने से पहले भी आपको फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चंस में यही सारी जानकारियां प्रमुख रूप से काम में आएंगी। इनके बिना आप वो चैप्टर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को फिर से देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि कक्षा 9, 10 के विद्यार्थी भी इस वीडियो को त्रिभुज वाले चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार देख लें, क्योंकि अगर देख लेंगे तो आपको बेसिक जानकारियां सारी मिल जाएंगी जो उन चैप्टर्स में काम आएगी। हाँ, ये मेरा वादा है कि इस चैप्टर में जो आप सीखोगे वो सारी की सारी बातें आपके कक्षा 9 में भी काम आएगी, कक्षा 10 में भी काम आएगी। इनके बिना कक्षा 9 और कक्षा 10 का त्रिभुज वाला चैप्टर पूरा नहीं हो सकता। तो आपको यह करना है कि कक्षा 7 में इसे बहुत अच्छे से सीख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज शब्द ही अपना अर्थ बताता है। त्रिभुज शब्द में आप देख रहे हैं कि त्रि का मतलब होता है बच्चों 3, और भुज का मतलब होता है भुजा। त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब भुजा। तो ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो वो त्रिभुज होगी। देखिए कैसे, अगर मैं त्रिभुज की डेफिनेशन की बात करूं तो त्रिभुज की डेफिनेशन होती है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, क्या कहते हैं। अब बंद आकृति कौन सी होती है? बंद आकृति, जैसे एक आकृति मान लीजिए ये बनी हुई है। अब यहां भी 3 भुजाएं हैं, एक भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही, तीसरी भुजा ये रही, लेकिन यहां ये गेट खुला है भाई, यहां कोई भी एंट्री मार सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ पैकिंग नहीं है, बाउंड्री पैक नहीं है ना। तो ये खुला वक्र है। बंद वक्र कौन सा होगा? ये देखिए, यहां ये तीनों भुजाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर कट कर रही है, या तीनों यहां से मिल रही है। जो वक्र बन रहा है वो बंद है। इस वक्र के अंदर एंट्री संभव नहीं है, और जो अंदर वाला है वो कहीं बाहर नहीं जा सकता है। तो ऐसा वक्र जो बंद हो वो बंद वक्र कहलाएगा, और जो खुला हो वो खुला वक्र कहलाएगा। नहीं है ना कोई विशेष बात, बहुत आसान है। अगर कोई वक्र खुला है तो वो खुला वक्र है, और अगर कोई वक्र बंद है तो वो बंद वक्र है। सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज में हम ये देख रहे हैं कि त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब भुजा। ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से बनी हो त्रिभुज कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो बहुत आसान है। तो त्रिभुज की डेफिनेशन तो हो गई
कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और शेप कैसी होती है, देखते हैं। ये एक त्रिभुज है जो कि मैंने यहां बनाया, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं दिख रही है, 3 भुजाएं दिख रही है, 1 2 3, ये तीनों भुजाएं हैं। ये तीनों भुजाएं एक दूसरे को 3 बिंदुओं पर कट कर रही है। ये भुजा और ये भुजा इस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं या मिलती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस बिंदु को मैं ए कह दूं, ये दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस बिंदु पर कट कर रही है, तो इसे मैं बी नाम दे देता हूं। ये दोनों भुजाएं इस बिंदु पर कट कर रही है, तो इस बिंदु को मैं सी नाम दे देता हूं। तो चलिए, तीनों बिंदुओं को हमने 3 नाम दे दिए। त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं हैं। अब भुजाएं कौन सी है, जरा ये भी स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, ये त्रिभुज ए बी सी कहलाएगा। अगर हम इस त्रिभुज का नाम पुकारेंगे तो नाम कैसे बोलते हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं, एक त्रिभुज का साइन बनाएंगे और ए बी सी। ये तरीका है त्रिभुज का नाम लिखने का। अब आप कहोगे सर एबीसी लिखेंगे क्या हमेशा, ये जरूरी नहीं है। इसका नाम हम पी दे दें या फिर इस बिंदु को हम क्यू कह दें या इसे आर कह दें, तो हम कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। इसी प्रकार से हम त्रिभुज के कई नाम दे सकते हैं। यानी इस बिंदु का नाम कोई भी अल्फाबेटिक, आपकी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई सा भी अक्षर हम काम में यहां ले सकते हैं और त्रिभुज का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम त्रिभुज का नाम पुकारेंगे। अभी के लिए मैं मान लेता हूं हमने त्रिभुज को एबीसी नाम दिया, ठीक है, इसे भी अभी हटा देता हूं मैं। इस त्रिभुज को बोलेंगे एबीसी। देखिए, ये जो 2 बिंदु हैं त्रिभुज के, ए और बी, इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वही भुजा कहलाती है। अगर मैं इसे त्रिभुज की भुजा कह रहा हूं तो ये क्या है, ये 2 बिंदु हैं ए और बी। इस ए और बी के बीच में जो ये दूरी है, यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, ये सारी दूरी क्या कहलाएगी, ए बी। इसे त्रिभुज की ए बी भुजा बोलेंगे और इस भुजा का नाम बोलेंगे ए बी। आप कहने को इसे बी ए भी कह सकते हैं, क्योंकि दूरी जितनी ए बी है उतनी ही बी ए भी है। आप दूरी को इधर से नापिए या फिर इधर से नापिए, दूरी तो वही रहेगी, बदलेगी थोड़ी, क्योंकि एक ही रेखा है, ये एक ही भुजा है, तो अलग अलग नहीं है। लेकिन इसका नाम हम चाहें तो ए बी भी कह सकते हैं और चाहें तो बी ए बी कह सकते हैं। यानी इसे हम ए बी कहें या फिर हम इसे बी ए कहें, एक ही बात है। लेकिन हम ए बी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? इसलिए कि आप बताइए, मुझे बी ए लिखा हुआ ज्यादा अच्छा लग रहा है या ए बी ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? अरे भाई, ए बी सी डी बोलेंगे या फिर बी ए सी डी बोलेंगे? सीधा तो ए बी सी डी बोलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर पहले आता है उसे हम पहले लिख लेते हैं और बाद वाले को बाद में। तो देखिए, जिस प्रकार से बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को हमने भुजा ए बी कहा, उसी प्रकार से बिंदु बी और बिंदु सी, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, बी सी। आप इसे सी बी भी कह सकते हो, लेकिन हम प्रिफर किसे करेंगे, बी सी को। हम बी सी ही कहेंगे इसे। क्यों? क्योंकि पहले अंग्रेजी वर्णमाला में बी आता है और उसके बाद सी आता है, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हम वो काम करते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहां भी वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है बी सी बोलना, ना कि सी बी बोलना, तो हम बी सी बोलते हैं। सी बी भी बोलना सही है। अगर आपने सी बी लिख दिया तो वो भी गलत नहीं है, अगर आपने बी ए लिख दिया तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन हम ए बी को ज्यादा लिखते हैं। क्यों? अच्छा लगता है भाई। अब आप यहां आइए, ए और सी के बीच की जो दूरी है, तो उसे हम सी ए कहें या फिर ए सी कहें। अब वही बात, हमें ए सी ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम सी ए नहीं कहते, इसको ए सी कह देते हैं। लेकिन अगर हमने इसे सी ए कह दिया तो कुछ गलत नहीं होगा, ये सही है। सी ए भी सही है और ए सी भी सही है। तो इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम इस तरह से लिखा या बोला जाता है। तो पहली भुजा बिंदु ए और बी के बीच की दूरी भुजा ए बी, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी को कहेंगे भुजा बी सी,
और बिंदु ए और सी के बीच की दूरी को कहेंगे भुजा AC। अब ये बिंदु ABC क्या होते हैं? देखिए, ये बिंदु ABC कहलाते हैं शीर्ष। क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। इन्हें हम त्रिभुज के शीर्ष कहेंगे। जहां भी ये भुजाएं एक दूसरे को मिलती है, जैसे ये वाला एक बिंदु है, फिर ये वाला एक बिंदु है, फिर ये वाला एक बिंदु, ये तीनों के तीनों बिंदु हमारे त्रिभुज के क्या कहलाएंगे? शीर्ष। इन्हें हम शीर्ष कहते हैं और अंग्रेजी में इन्हें क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो यहां ये वर्टेक्स है A, B और C। ये तीनों हमारे त्रिभुज के वर्टेक्स हैं या फिर शीर्ष हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब यहां पर तीन भुजाएं हैं। अब भुजा को आप कहोगे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भुजा को साइड कहते हैं। इस ट्राइंगल, त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल की साइड्स हैं कौन कौन सी हैं? भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक तो भुजा है AB, एक भुजा है BC और एक भुजा है AC। आप इन भुजाओं को BA, CB या फिर CA भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा चलन में यह है तो हम इन्हीं को कहेंगे और लिखेंगे। ठीक है? तो अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जिस प्रकार से त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, उसी तरह से तीन और भी चीजें हैं जो होती है। तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती है, तीन कोण भी होते हैं। अब कोण के बारे में आप जानते होंगे, कोण क्या चीज होती है? आप कहेंगे सर ये कोण क्या होता है? अरे भाई, आप जानते हैं जब एक बिंदु से दो किरण निकलती है, एक बिंदु से दो किरण निकलती है, तो ये जो आकृति बन रही है, इस वाली आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब आप देखिए कि ये कोण इन दो भुजाओं से बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये वाली दोनों भुजाएं ये वाला कोण बना रही है, ये दोनों भुजाएं ये वाला कोण बना रही है, और ये वाली दोनों भुजाएं ये वाला कोण बना रही है। तो हमारे त्रिभुज में कितने कोण बन रहे हैं? तीन कोण बन रहे हैं। हमारे त्रिभुज में कितने कोण बन रहे हैं? तीन कोण बन रहे हैं। तो उन कोणों के नाम क्या लिखेंगे हम? सवाल ये उठता है। कोण तो बन गए, इन दोनों भुजाओं से ये कोण बन गया एक, इन दोनों भुजाओं से कोण बन गया ये, और इन दोनों भुजाओं से कोण बन गया ये। अब इस कोण का नाम कैसे लिखते हैं? देखो, कोण का नाम लिखना भी बहुत आसान है। कैसे? समझिए, जिस बिंदु पे ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण किस बिंदु पे बन रहा है? B पर। भाई, इस बिंदु B से ही तो ये वाली किरण और ये वाली किरण निकल रही है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बिंदु B से ही निकल रही है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये भुजा AB और ये भुजा BC जिस बिंदु पर कोण बना रही है, कोण किस बिंदु पर बन रहा है? इस बिंदु पर बन रहा है। इस बिंदु का नाम क्या है? B है। तो इस कोण का नाम भी हम कहेंगे कोण B। और कोण को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये कोण का साइन है। कोण को कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये चिन्ह है। गणित संकेतों का विज्ञान है। यहां आप संकेत से समझाते हैं। जैसे कि कोण लिखने के बजाय हम सिर्फ ये बनाते हैं। देखो, ये L नहीं है, ये ऊपर वाले को थोड़ा तिरछा करके बनाना होता है। ठीक है? तो ये हमारा कोण का साइन है, कोण का चिन्ह है। इससे हम कोण को लिखते हैं। आप लिखते हो ना, बराबर। अब ये लिखना ठीक है या फिर बराबर, इतना लंबा लिखना ठीक है? गणित आसान बनाती है चीजों को, गणित चीजों को आसान बनाती है। तो इतना लंबा लिखने के बजाय सिर्फ यूं दो लाइन खींचनी है। इसका मतलब सब समझते हैं कि ये बराबर है। इसका मतलब सब समझते हैं कि ये कोण है। अब तो आप भी समझते हो, अब तक नहीं समझते थे तो चलिए, कोण लिखने के बजाय हम ये लिख देंगे। अगर आपने ये लिख दिया कोण B, तो भी आपका सही है, गलत नहीं है। लेकिन अब आप तो स्मार्ट है ना, तो स्मार्ट लोग ऐसे ही लिखते हैं। स्मार्ट लोग ऐसे ही लिखते हैं कोण को। तो आप भी कोण को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि यहां कौन कौन से कोण हो गए। इस त्रिभुज में जो कोण है वो कौन कौन से हैं, उनके भी नाम हम लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं, कोणों के नाम लिखते हैं। अब हम कोण कौन कौन से हैं? कोण A, जो A बिंदु पर बन रहा है, ये वाला कोण A, क्योंकि ये कोण किस बिंदु पर बन रहा है? A पे। तो ये वाला कोण किस बिंदु पर बन रहा है? B पर। तो इसे हम कहेंगे कोण B।
और एक कोण ये बचा, ये कौन से बिंदु पे बन रहा है? सी पे, इसे हम कहेंगे कोण सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, कोणों को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। इसीलिए इस त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्राइएंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइएंगल। ट्राई का मतलब तीन, एंगल का मतलब कोण। और अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं तो हम त्रिकोण भी कह सकते हैं। ये जो त्रिभुज है इसका एक नाम त्रिकोण भी हो सकता है। आप त्रिभुज याद रखिए, अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में त्रिभुज, लेकिन हम त्रिकोण कहें तो भी त्रिभुज की ही बात की जा रही है। तो चलिए, आपने त्रिभुज के बारे में इतनी जानकारी ले ली कि त्रिभुज में ये अवयव होते हैं। कुल कितने अवयव हैं? 9। शीर्ष होते हैं 3, तो ए, बी और सी। वो बिंदु जिन बिंदुओं पर ये दोनों भुजाएं मिलती है उन्हें हम त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। तो यहां 3 शीर्ष हैं, ए, बी, सी। इन शीर्षों के बीच की दूरी भुजा कहलाती है। शीर्ष ए और बी के बीच की दूरी को हमने कहा भुजा ए बी। शीर्ष बी और शीर्ष सी के बीच की दूरी को कहा हमने बी सी। और शीर्ष ए और शीर्ष सी के बीच की भुजा को हमने क्या कहा? भुजा ए सी। तो ये हमारी 3 भुजाएं हो गई, ए बी, बी सी और ए सी। जहां 2 भुजाएं एक दूसरे से मिलती है, ये भुजा और ये भुजा एक दोनों से मिल रही है, तो किसका निर्माण हो रहा है? कोण का। तो इस कोण को क्या नाम बोलते हैं? कोण ए, जो ए बिंदु पर बन रहा है वो कोण ए हो गया। बी बिंदु पर बनने वाला कोण कोण बी हो गया। सी बिंदु पर बनने वाला कोण कोण सी हो गया। अब यहां मैं आपको एक बात और सिखा देना चाहता हूं कि इन कोणों का नाम आपने ए बी सी लिखा, बिल्कुल सही है, लेकिन आगे आपको इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी कि इन कोणों को एक प्रकार से और लिख सकते हैं हम। देखिए कैसे, हम वो नाम भी अभी लिख लेते हैं। चलिए समझते हैं। ये जो कोण ए है, इस कोण ए को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? समझिए आप, ये है मेरा कोण ए, यही वाला है कोण ए। कौन सा? ये वाला, ये कोण ए है। इस कोण ए को, क्योंकि ये 2 भुजाएं इस कोण को बना रही है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। अब हम मुझे बताइए, ये वाली भुजा कहां तक जा रही है? डी तक। ये वाली भुजा कहां तक जा रही है? सी तक। यानी ये दोनों भुजाएं मिलकर किस कोण को बना रही है? इस कोण को, यानी कि कोण ए को बना रही है। कौन कौन सी भुजा? बी ए। और कौन सी भुजा? ए सी। यानी हम पहले बी से ए पर गए, फिर ए से सी पर गए, तो नाम क्या हो गया? बी ए सी। ए को 2 बार नहीं लिखेंगे। तो इस कोण को हम क्या कह सकते हैं? कोण बी ए सी। इसी प्रकार कोण बी का भी एक नाम और लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे सर इसको बी ए सी कहें, तो क्या हम इसे सी ए बी नहीं कह सकते? कह सकते हैं भाई, क्योंकि जरूरी है क्या आप बी से ए पर जाएं और फिर सी पर जाएं? अगर आप सी से ए पर जाएं और फिर बी पर आए तो भी तो कोण सी ए बी ही बन रहा है। चलिए अब कोण बी की बात करते हैं। समझ में आया आपके? अभी और समझाऊंगा। कोण बी क्या है? कोण बी ये रहा, ये किन 2 भुजाओं से बन रहा है? इस वाली के और इस वाली के, यानी इस भुजा के और इस भुजा के मिलने से ये कौन बन रहा है? कहां बन रहा है? क्या यहां बन रहा है क्या? नहीं, ये जहां दोनों भुजाएं एक दूसरे को मिल रही है वहां बन रहा है कोण बी। तो इस कोण बी का नाम कैसे लिखेंगे हम? इस बी पर बन रहा है तो ये बी तो आ जाएगा बीच में। अब इसके एक तरफ चलते हैं तो ए आता है और एक तरफ चलते हैं तो सी आता है। यानी कि जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसे हम कहां लिखते हैं? उसे हम बीच में लिखते हैं। पहला कोण ए पर बन रहा था, देखिए दोनों ही कंडीशन में ए बीच में होगा। दूसरा कोण बी पर बन रहा है तो ये बी बीच में होगा। पहले मैं बी को लिख दूं और अब लिखता हूं आगे। अब बी के एक तरफ तो ए है और एक तरफ जाता हूं तो सी है, तो या तो मैं पहले ए और फिर सी लिख दूं या फिर पहले सी और फिर ए लिख दूं। मेरे दोनों ही कोणों के नाम सही हैं, गलत नहीं है, चाहे मैं दोनों प्रकार से लिखूं। क्लियर? अब आप मुझे बताएंगे कि कोण सी का नाम क्या हो सकता है। आप वीडियो को पॉज करके कोण सी का नाम लिखिए और फिर मुझे बताइए। चलिए
आपने वीडियो को पॉज किया होगा तो सी का आपने क्या नाम लिखा, ये रहा सी। सी इन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है। ये वाली भुजा ए तक जा रही है और ये वाली बी तक, यानी कि ये बी सी और ये ए सी। अब इस सी को दो बार तो लिखूंगा नहीं, सी को एक ही बार लिखूंगा। तो सी एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ बी, एक तरफ ए, ये लीजिए। इन दोनों में से कोई सा भी नाम लिख दीजिए। कौन? ए सी बी। कौन? बी सी ए। ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में से भी तो किसी एक को ही लिखना है। जी हां, दोनों नहीं लिखने हैं, दोनों में से कोई सा भी लिख दो। मतलब आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपका आंसर सही होगा। अब इन दोनों में से कौन सा लिखना चाहिए? अब आपको जो अच्छा लग रहा है वो देखो ना, बीएसी अच्छा लग रहा है या सीएबी अच्छा लग रहा है? अरे भाई, इसमें एबीसी तीन शब्द हैं, तीन अक्षर हैं, सॉरी, ए बी और सी। अब ए तो पहले आ नहीं रहा, उसके बाद बी आता है, तो जो बी सबसे पहले आ रहा है उसको रख लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा तो हमें ये लग रहा है। यहां तो एबीसी खुद ही आ रहा है, तो एबीसी सबसे बेस्ट यही रहेगा। और यहां एसीबी और बीएसी में देखो पहले ए अच्छा लग रहा है, तो हम इसी नाम को पुकारते हैं ज्यादा, इनको कम पुकारते हैं और इनको ज्यादा पुकारते हैं। सही दोनों ही है, गलत कोई सा भी नहीं है। क्लियर? आपके बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये हो गए हमारे त्रिभुज के कोण। और कोण ये कब लिखते हैं और ये कब लिखते हैं ये भी आपको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, आप बस अच्छे से समझते जाइए। तो कोणों को इस प्रकार से भी लिखा जाता है और इस प्रकार से भी लिखा जाता है। जहां एक बिंदु पर केवल एक ही कोण बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा, अब ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आगे समझाऊंगा। तो वहां पर ये वाला काम में लिया जाता है, एक ही अक्षर वाला नाम। और अगर एक ही बिंदु पर एक से ज्यादा कोण बनते हैं तो फिर इनको काम में लेना पड़ता है। और मेरे स्टूडेंट्स को तो सब कुछ पहले से पता है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। देखो, त्रिभुज की बेसिक जानकारी तो हमने ले ली कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है। इसमें तीन भुजाएं ए बी बी सी और ए सी होती है। तीन शीर्ष होते हैं ए बी और सी, और तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और कोणों को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। अब हम बात करते हैं, दो शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो माध्यिका, यह शब्द भी आपके त्रिभुज से संबंधित है। और एक होता है शीर्षलंब। ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं और बहुत काम में आते हैं। ये दो शब्द कौन कौन से हैं जरा समझिएगा आप। माध्यिका क्या होती है और शीर्षलंब क्या होता है? दोनों में ही हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता है। चलिए एक त्रिभुज बनाता हूं। ये हमारा एक त्रिभुज, और इसे वही नाम दे देते हैं हम ए बी सी। तो एक त्रिभुज और बना लूं शीर्षलंब को समझाने के लिए। ये लीजिए, इसे मैंने एबीसी नाम दिया, तो चलिए इसे हम पी क्यू आर नाम दे देते हैं। अब इन दोनों से हम समझते हैं कि शीर्षलंब तो क्या है और माध्यिका क्या है। देखिए, माध्यिका शब्द को अगर हम अलग अलग करें तो यह बनता है मध्य का। मध्य का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, बीच का। बीच का मतलब भी आप जानते हैं। बीच का मतलब ये कुल दूरी है, तो इसका बीच बिल्कुल कहां होगा? बिल्कुल सेंटर में। जितनी दूरी इधर से चलें उतनी दूरी इधर से चलें, तो ये जो पॉइंट होगा वही बीच का पॉइंट होता है। इसी को हम मध्य बिंदु भी बोलते हैं। मध्य मतलब बीच का। तो जो माध्यिका होती है वो क्या होती है? त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को ले लो आप। हम यहां क्या ले लेते हैं? बीसी। तो बीसी में इस बीसी का मध्य बिंदु क्या होगा वो मान लीजिए, मैं ये मान लेता हूं ओ। ये ओ इस भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु केवल एक भुजा पर यानी बीसी पर ही हो ये जरूरी नहीं है, वो एसी पर भी हो सकता है या फिर एबी पर भी होता है। समझने के लिए मैं बीसी पर ले लेता हूं, ठीक है। तो इस मध्य बिंदु को अगर हम त्रिभुज के अन्य शीर्ष कौन सा है? त्रिभुज में तीन शीर्ष है, आपने अभी भी देखा, ए बी और सी। तो इसको मैं अगर बी से मिलाता हूं तो मैं इस रेखा पर ही हूं, इस भुजा पर ही हूं। इसको सी से मिलाता हूं तो भी मैं भुजा पर ही हूं। तो इस बिंदु, इस मध्य बिंदु किसका? भुजा बीसी का। भुजा बीसी के मध्य बिंदु को इस भुजा के सम्मुख शीर्ष, अब एक नया शब्द, सम्मुख। सम्मुख का मतलब आप जानते हैं, सम्मुख का मतलब सामने मुख। आप और मैं
आमने सामने है ना, मेरा मुंह आपके मुंह के सामने है। जब हम दो व्यक्ति एक दूसरे से, अगर मान लीजिए इस प्रकार खड़े हों, ये दो व्यक्ति हैं, ये इस तरह से एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, हेलो क्या हाल चाल है, ठीक है, बढ़िया है। तो ये जो दोनों व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, इसी को हम कहते हैं सम्मुख। ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। आमने सामने का मतलब होता है सम्मुख। तो यहां भुजा BC का सम्मुख शीर्ष A है। भुजा BC का सम्मुख शीर्ष A है। तो भुजा BC के मध्य बिंदु को, ध्यान दीजिए, भुजा BC के मध्य बिंदु को इस भुजा के सम्मुख शीर्ष से अगर मिलाया जाए, थोड़ा सा तिरछा चला गया, ये अगर भुजा BC के सम्मुख शीर्ष से भुजा BC के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, तो ये माध्यिका कहलाता है। कौन? AO। A से लेकर O तक की दूरी AO। तो AO क्या है? इस त्रिभुज की माध्यिका है। क्लियर? अगर शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो हम उसे माध्यिका कहेंगे। त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से उस भुजा के सम्मुख शीर्ष को मिलाया जाए तो भी हम उसे त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। समझ में आ गई बात? चाहे आप शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दो, AO ही है, या इस भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिला दो तो भी AO ही है। तो ये AO क्या कहलाता है? त्रिभुज की माध्यिका। इस भुजा AO को हम कहेंगे त्रिभुज की माध्यिका। और ये त्रिभुज की माध्यिकाएं कहां कहां हो सकती है? अरे भाई, ये जो B है, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा AC है, और AC का बिल्कुल बीच वाला बिंदु मान लीजिए ये है L। तो ये जो BL है, ये BL, ये भुजा BL भी त्रिभुज की माध्यिका है। और इसी तरह से अगर मैं A और B, भुजा AB के मध्य बिंदु OLM कह देता हूं इसको, M को अगर हम इसके सामने वाले शीर्ष C से मिलाएं तो ये जो ML है ये भी त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका आपके स्पष्ट हो गई होगी कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को, भुजा का मध्य बिंदु सामने वाले शीर्ष से मिलाते हैं उसे, तो वो माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज की वह भुजा जो शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली भुजा माध्यिका कहलाती है। तो समझ में आई? आप कैसे भी बोल सकते हैं, बस बात स्पष्ट होनी चाहिए कि एक तो भुजा का मध्य बिंदु है और उसके सामने वाला शीर्ष है, दोनों को मिला दिया तो ये जो नई चीज हमें मिली वो क्या है? माध्यिका। याद रहेगा सबको, अंग्रेजी में इसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं शीर्ष लंब की तरफ। ये शीर्ष लंब क्या होता है? तो ये माध्यिका भी शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाती है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। और ये शीर्ष लंब भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा है? ये शीर्ष है P। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के अगर मैं मध्य बिंदु को मिला दूं तो वो तो माध्यिका हो जाएगी। लेकिन शीर्ष लंब, ये लंब क्या होता है? चलिए पहले इसी चीज को हम क्लियर करते हैं। व्हाट इज लंब? ये लंब क्या होता है? अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं इसको। क्या होता है ये लंब? परपेंडिकुलर होता है। अरे नहीं भाई, लंब का मतलब क्या होता है वो तो समझो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है वो तो समझो। देखिए, अगर एक भुजा है या एक रेखा है, उस पर कोई अन्य रेखा इस प्रकार से आए कि वो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। भाई, भुजा तो इस रेखा के साथ ऐसे भी आ सकती है, लेकिन ये वाला कोण 90 डिग्री नहीं है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो जो रेखा या भुजा किसी दूसरी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो भुजा इस पहली भुजा पर लंब कहलाती है। ये वाली भुजा इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये भी इसके लंब है, और ये वाली इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये वाली भुजा भी इस पर लंब है। लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण।
अगर त्रिभुज की एक भुजा त्रिभुज की दूसरी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस 90 डिग्री के कोण की वजह से एक भुजा को दूसरी भुजा पर हम लंब कहते हैं। पहली भुजा दूसरी भुजा पर लंब है और दूसरी भुजा पहली भुजा पर लंब है। जिस प्रकार से ये वाली भुजा इस पर लंब है और ये वाली भुजा इस पर लंब है। क्योंकि ये लंब है तो ये भी 90 डिग्री ही होता है, क्योंकि लंब है ना, तो लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो पूरी एक ही रेखा है, तो ये इस पर लंब है तो ये भी इस पर लंब है, ये इस पर लंब है तो ये इस पर लंब है तो ये इस पर भी लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री। अगर एक भुजा दूसरी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो भुजा पहली वाली भुजा पर लंब कहलाती है। क्लियर? एक भुजा दूसरी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो दोनों भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती है। तो चलिए अब बताता हूं आपको मैं शीर्ष लंब के बारे में। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा, अरे भाई सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजा है ना। तो शीर्ष से इस शीर्ष के सामने की भुजा कौन सी है? QR। शीर्ष के सामने की भुजा कौन सी है? QR। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा मतलब इस QR पर अगर कोई लंब खींचा जाए, लंब खींचने का मतलब यहां से एक ऐसी भुजा खींची जाए जो इस पहले वाली के साथ क्या करती हो? 90 डिग्री का कोण बनाए। मान लीजिए ये आकर बिंदु O पर मिलती है, मान लेते हैं। O की बजाय आपको कुछ और मानना हो तो मान सकते हैं। तो ये जो PO भुजा आपको प्राप्त हुई उसी को हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब कहेंगे। समझ में आई बात? देखिए और देखते हैं। अगर इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो वो लगभग यहां आएगा। देखिए लाइन थोड़ा वैसे मेरे से तो ऐसे बनेगी क्योंकि मैं बिना स्केल से बना रहा हूं, आप स्केल को यूज करके बना सकते हैं। तो ये अगर मैं कहूं RL, ये RL भी इस त्रिभुज का शीर्ष लंब है। RL भी इसका शीर्ष लंब है। और अगर मैं इस शीर्ष से लंब इस पर खींचूं तो वो लगभग मुझे यहां मिलेगा। तो अगर मैं इसको M कहूं तो ये QM, ये RL, ये PO, ये सभी इस त्रिभुज के शीर्ष लंब कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? देखिए त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर डाला गया लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब क्या कहलाता है? त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। अब चाहे शीर्ष P से भुजा QR पर PO शीर्ष लंब डाला जाए या फिर शीर्ष R से इसके सामने की भुजा PQ पर शीर्ष लंब RL खींचा गया है और PR भुजा के सामने वाले शीर्ष Q से भुजा PR यानी शीर्ष के सामने वाली भुजा PR पर लंब QM, ये तीनों के तीनों इस त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शीर्ष लंब और माध्यिका का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। माध्यिका वो होती है जो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, उस भुजा को माध्यिका कहते हैं। और शीर्ष से सामने वाली भुजा के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाती है यानी सामने वाली भुजा पर जो लंब होती है वो भुजा त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाती है। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। चलिए अब हम सीखते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। देखिए त्रिभुज तो आप जान गए, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज होती है। तो ठीक है साहब, ये तीन भुजाओं से जो आकृति बन रही है बंद आकृति है तो ये त्रिभुज है। और त्रिभुज का नाम भी आप जानते हो। चलिए मैं यहां पर थोड़ा नाम चेंज कर देता हूं, P, Q और R लिख देता हूं। आप कहोगे सर हर बार ABC ही लिख रहे हैं, तो चलिए मैं PQR लिख देता हूं। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। अंतः का मतलब आप क्या समझते हैं? अंतः का मतलब होता है अंदर। देखिए एक त्रिभुज के कोण अंदर भी बनते हैं और बाहर भी बनते हैं। हम बाहर वालों की बात बाद में करते हैं, पहले अंदर वालों की बात करते हैं। त्रिभुज के अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? आपने अभी जो तीन कोण देखे थे, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये तीनों त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं ना। देखिए ये बिंदु है A, ये बिंदु है B और ये बिंदु है C। यहां पर आप तीन बिंदु देख रहे हैं।
ये बिंदु ए इस त्रिभुज के अंदर है, ये बिंदु बी इस त्रिभुज के ऊपर है और ये बिंदु सी इस त्रिभुज के बाहर है। तो तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो कोई बिंदु त्रिभुज के अंदर होगा, या कोई त्रिभुज पर होगा, या फिर त्रिभुज के बाहर होगा। तो यहां हम अंतः की बात कर रहे हैं। अंतः का मतलब होता है अंदर। तो त्रिभुज के अंदर तो तीन ही कोण बनेंगे, ये तीन कोण हैं और इन कोणों का नाम तो आप जानते हैं। चलिए अगर इनका हम नाम लिखें तो बताइए पहले कोण का नाम क्या है? कोण P प्लस कोण Q, शाबाश बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कोण R। ये तीनों कोण त्रिभुज में कितने अंतः कोण हुए? तीन। एक त्रिभुज में तीन ही तो कोण होते हैं, चौथा होता ही नहीं है। तो अंतः कोण तीन ही होंगे और त्रिभुज है तो तीन कोण तो होंगे ही होंगे। दो कोण भी नहीं हो सकते क्योंकि दो कोणों से त्रिभुज नहीं बनेगा। तो एक त्रिभुज में तीन कोण होते ही हैं। तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। अरे भाई तीन ही होते हैं रे, चार होते ही नहीं है, दो हो नहीं सकते, तीन ही होते हैं। तो उनको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, तो हमने त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को यहां लिख लिया और योग की बात कही इसलिए हमने यहां पर प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब ये होता क्या है? ये होता है 180 डिग्री। मैं आपको फिक्स बता देता हूं कैसे होता है। ये आप 8th में पढ़ेंगे, 8th में पढ़ेंगे आप कि कैसे होता है। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता है ये आपके किसी प्रश्न में नहीं पूछेंगे, लेकिन 9th में, 10th में, 8th में, 6th में, 7th में सब जगह एक चीज काम आती है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर बच्चे को आना ही चाहिए, हर बच्चे की जबान पे होना चाहिए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। तो चलो वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, आप इसी त्रिभुज से ले लीजिए। ये त्रिभुज है मेरे पास और मैं इस त्रिभुज की इस भुजा PQ को आगे तक बढ़ा देता हूं। त्रिभुज की भुजा PQ को मैंने आगे S तक बढ़ा दिया। अगर मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो यहां ये एक कोण और बन रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला कोण। अब इस कोण को इस त्रिभुज का बाह्य कोण कहेंगे। आप कहोगे सर एक ही बनेगा क्या? अरे बाह्य कोण इसलिए कहेंगे क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर नहीं बाहर बन रहा है। तो ये बाहर कोण को हम बाह्य कोण भी बोलते हैं। आप कहोगे बाहरी कोण भी लिख दोगे तो भी सही है, त्रिभुज का बाहरी कोण। ठीक है, बाहरी कोण को हम बाह्य कोण से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड भाषा का यूज करते हैं। तो वरना आप अगर लिख दोगे ना कि त्रिभुज का बाहरी कोण तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बाहरी कोण है ये एक ही बनेगा क्या त्रिभुज में? अरे नहीं भाई, अगर मैं इस भुजा को बढ़ा दूं तो यहां बन जाएगा, अगर मैं इस भुजा को बढ़ा दूं तो यहां बन जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने इन भुजाओं को बढ़ाया, आप इसके अपोजिट इस भुजा को बढ़ा दीजिए, इस भुजा को बढ़ा देंगे तो भी इधर बन जाएगा। यानी कि त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाओगे तो दूसरी भुजा के साथ वो बाहर की ओर एक कोण बनाएगी, तो त्रिभुज में वो बाह्य कोण कहलाएगा। जैसे कि हमने इस PQ को आगे S तक बढ़ा दिया तो ये जो कोण बन रहा है वो बाह्य कोण है। अगर मैं इस कोण को 1, इसको 2, इसको 3 कहूं तो इस बाह्य कोण का, देखो पहली चीज तो मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अभी हमने बात की थी कि सर ये जो कोण है, कोण 2 नंबर का है, उसे हम कहेंगे कोण Q। मैंने आपको एक तरीके से और लिखना बताया था कि इसे हम कोण कहेंगे क्योंकि Q पर बन रहा है, तो Q के इधर चलते हैं तो P मिलता है और इधर चलते हैं तो R मिलता है। तो P, Q और R जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो बीच में, तो इस कोण का नाम कोण नंबर 2
कोण नंबर 2 का नाम हम Q भी लिख सकते हैं और PQR भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर Q या PQR दोनों में से कोई एक नहीं चलेगा क्या? चल सकता है, एक ये चल सकता है लेकिन ये नहीं चल सकता, इसलिए हमें इस तरह से नाम लिखना आना चाहिए। यहां Q क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मैंने अगर Q कहा तो ये जो 2 नंबर का कोण है ये भी बिंदु Q पर ही बन रहा है और ये जो बाह्य कोण है ये भी बिंदु Q पर ही बन रहा है। अगर मैं कहूं कोण Q तो ये वाला कोण Q या ये वाला कोण Q, या फिर ये दोनों के अलावा बाहर ये कोण बन रहा है ये वाला कोण Q। कंफ्यूजन हो रहा है ना? इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका है ये PQR। अब देखिए आपने कहा कोण PQR, PQR मतलब ये वाला कोण, आपने स्पष्ट कर दिया इस कोण का नाम PQR। और इस कोण का नाम क्या कहेंगे हम? ये S है, ये Q है और ये R है। QR और QR और QS इन दोनों से मिलकर बन रहा है, तो इनमें Q कॉमन आ रहा है, उसको तो लिख दो बीच में, एक तरफ R और एक तरफ S, कोण RQS, कोण RQS। अगर मैं इसे कोण SQR लिख दूं तो भी सही है, गलत नहीं होगा। तो इस तरह से अगर मैं कहूं कि चलो इसे मैं मिटा देता हूं, आपके समझ में आए कि इस कोण 2 को तो हम कहें कोण PQR तो सामने वाले को स्पष्ट समझ में आता है, और अगर मैं इस कोण को कहूं कोण ROS तो भी सामने वालों को स्पष्ट समझ में आएगा कि मैं इस कोण की बात नहीं कर रहा हूं। ROS तो ये वाला है, ROS बोल रहा हूं बाबा, क्यों है ये RQS ये वाला कोण है और PQR ये वाला कोण है। स्पष्ट होता है? तो ये जो नाम लिखने का तरीका आपने सीखा था वो ऐसे काम आएगा आपके। मैंने कहा था ना आपको आगे बताऊंगा, समझ में आ गया होगा, और आगे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। एक बिंदु पर एक से ज्यादा कोण बनते हैं तो ये वाला तरीका ही हमें काम में लेना पड़ता है। अगर आप केवल ये सीखोगे फिर यहां आओगे तो आपको ये नहीं आएगा। बहुत से बच्चे गलत करते हैं इसको, आप गलत मत करना क्योंकि आपने सीख लिया, इसलिए आप कभी गलत करेंगे नहीं। चलिए अब हम चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं, बाह्य कोण के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए यहां ये जो कोण बन रहा है कोण RQS, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो इस कोण का मान कैसे निकालते हैं? तो त्रिभुज का बाह्य कोण हमने यहां पर कौन सा ले लिया? कोण RQS। अब इस बाह्य कोण का मान क्या होता है? कोण RQS का मान क्या होगा? देखिए त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो उसके अंतः कोणों के, अब अंतः कोण कौन से? इसके अंदर की तरफ तो 1 2 3 तीनों ही कोण है, तो अंतः सम्मुख कोण, यानी ये बाह्य कोण का जो पड़ोसी है उसे छोड़ दो, बाकी दोनों को जोड़ दो। बहुत अच्छा हो गया। बाह्य कोण का मान कैसे निकालेंगे आप? कि इसके पड़ोसी को छोड़ दो, बाकी दोनों को जोड़ दो। तो मैं इस बाह्य कोण RQS का मान निकालूंगा तो क्या करूंगा? इसका पड़ोसी 2 नंबर इसे तो छोड़ दो और शेष 2 जो है उन दोनों को जोड़ दो, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 3। अगर मैं लिखूं कोण RQS बराबर कोण, इसको मैं P कह सकता हूं क्योंकि ये वाला कोण अभी हमारा बन नहीं रहा है, ठीक है, अभी यहां भी ये वाला कोण नहीं बन रहा है, तो इसे मैं कोण P भी कह सकता हूं, प्लस कोण R भी कह सकता हूं, या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कोण RQS बराबर कोण P। P का नाम क्या बोल सकते हैं हम? QPR, क्योंकि P पर बन रहा है वो बीच में, QPR। Q से गए P पर पहुंचे और R तक आए, तभी तो कोण पूरा हुआ। तो जो बीच में आए वो बीच में ही आना चाहिए, कोण QPR प्लस कोण, अब इस R को क्या कहूंगा भाई? PRQ। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि जिस बिंदु पे कोण बन रहा होता है वो बीच में होता है। तो आप चाहे इसको ऐसे कहें, चाहे ऐसे कहें, चाहे ऐसे कहें, हमें यह बात समझ में आनी चाहिए कि त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है? अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अगर आपको यह डायलॉग याद नहीं रहता है, कौन सा? त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अगर इस डायलॉग को याद नहीं रखना है तो मत रखिए,
सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि बाह्य कोण का मान निकालना है, पड़ोसी को छोड़ दो और बाकी दोनों को जोड़ दो, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। पड़ोसी को छोड़ दो और बाकी बचे दो, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ते ही आपके पास जो मान आ जाएगा वो इस बाह्य कोण का मान होगा। क्लियर है? अगर मैं इस बाह्य कोण की बात नहीं करके अगर हम त्रिभुज का कोई दूसरा बाह्य कोण लें, मान लीजिए इसे रहने देते हैं, ठीक है, इसे छोड़कर हम ऐसा करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे कहां तक बढ़ा लेते हैं? हम आगे m तक बढ़ा लेते हैं। तो ये जो हमारा बाह्य कोण बन गया, उस कोण का नाम क्या होगा? QRM। Q से चल रहे हैं, R तक पहुंचे और फिर M तक पहुंचे, तो QRM ये हमारे बाह्य कोण का मान हो गया। आप इसे कहोगे नहीं सर MRQ ज्यादा अच्छा है, तो बिल्कुल सही है, MRQ ले लीजिए, इसे रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए। तो ये हमारा बाह्य कोण हो गया। अब इस कोण का मान क्या होगा? तो हमारा बाह्य कोण किसके बराबर होगा? हमने कहा था ना क्या कि इसके पड़ोसी को छोड़ दो, बाकी दोनों को जोड़ दो, तो 1 + 2 यानी कि कोण P प्लस कोण Q, इन दोनों को जोड़ दो तो आपका बाह्य कोण का मान आ जाएगा। मतलब हमारा बाहरी कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गए हमारे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोण पड़ोसी को जोड़ दो, बाकी दोनों को जोड़ दो, यानी अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट, और आगे अभी त्रिभुज के बारे में और भी समझना है। त्रिभुजों के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के 3 प्रकार होते हैं भाई। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ये 3 प्रकार होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। ये न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये न्यून कोण क्या होता है? जानते हैं आप कोणों के बारे में? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके याद करने की कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं आ रहा है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए कोण हमारे, आपने घड़ी की सुइयों को देखा होगा, अगर मैं इस तरह से 4 भागों में घड़ी को बांट दूं तो ये चारों भाग 90 डिग्री के कोण पर बनते हैं। ये भी आप ध्यान दीजिए, यानी कि ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो ये पहला जो यहां से यहां तक ये वाला कोण हुआ, वो कौन सा हुआ? 90 डिग्री का। अब यहां 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जब इधर चलूंगा तो मैं चला गया कहां तक? 90 तक, और आगे चला जाऊंगा तो एक और 90 जुड़ जाएगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और आगे जाऊंगा तो 180 में फिर 90 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। और आगे जाऊंगा तो वापस इस 0 लाइन पर आऊंगा तो कोण हो जाएगा 360 डिग्री। इस तरह से हम ये जानते हैं कि अगर एक बिंदु पर हम एक राउंड पूरा करते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर एक राउंड पूरा करते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इन कोणों में ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसको तो हम कहते हैं समकोण। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम कहते हैं समकोण। जो 180 डिग्री का कोण होता है उसे हम कहते हैं सरल या फिर ऋजु कोण। सरल कोण कह देते हैं या फिर ऋजु कोण कह देते हैं। और बाकी जो भी सारे बच गए उन कोणों को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण यानी इस 90 डिग्री वाले कोण को कहेंगे समकोण, और 90 के बाद जो 180 का बन रहा है उसे कहेंगे सरल या ऋजु कोण, और इसके बाद 180 के बाद के जितने भी कोण हैं वो सारे के सारे कौन से कोण कहलाते हैं? प्रतिवर्ती कोण। अब यहां बचे इस घर में बनने वाले सारे के सारे कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। यानी 0 से लेकर 90 के बीच का, यानी 90 से कम और 0 या 0 से ज्यादा, 0 या 0 से ज्यादा और 90 से कम जो बीच में सारे के सारे कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण।
चाहे वो 10 डिग्री का कोण है तो भी न्यून कोण है, 20 डिग्री का कोण है तो भी न्यून कोण है, 30 डिग्री का कोण है तो भी न्यून कोण है, 40 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 80 डिग्री का कोण, 89 डिग्री का कोण, ये सारे के सारे कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाते हैं। अंग्रेजी में हम इन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? राइट एंगल। और 90 डिग्री के कोण को जब हमने समकोण कह दिया तो 90 से 180 के बीच में जो भी होते हैं, 90 से 180 के बीच में जितने भी कोण होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूज कोण। अधिक कोण कौन कौन से हो गए? सारे। अब 90 से अधिक यानी 91 डिग्री का कोण भी अधिक कोण है, 95 डिग्री का कोण भी अधिक कोण है, 100 डिग्री का कोण भी अधिक कोण है, 130 डिग्री का, 150 डिग्री का, 179 डिग्री का कोण भी अधिक कोण ही है। ये सारे के सारे कोण क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। फिर 180 का आ गया तो वो सरल कोण या रिजु कोण कहते ही हैं, स्ट्रेट एंगल। बाकी बच्चे सारे के सारे प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल्स, ये सारे के सारे कोण होते हैं हमारे। तो न्यून कोण 0 से 90 के बीच में, 90 वाले कोण को समकोण, अकेले कोण को केवल, 180 के अकेले कोण को केवल सरल कोण या ऋजु कोण, और 90 से 180 के बीच वालों को क्या कहते हैं? अधिक कोण। देखिए ये दोनों ही हमारे काम आएंगे। ये अधिक कोण भी आपके अभी काम आने वाला है और ये न्यून कोण भी आपके काम आने वाला है। तो न्यून कोण और अधिक कोण का आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यून कोण 0 से 90 के बीच के सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे और 90 से 180 के बीच के सारे कोण अधिक कोण कहलाएंगे। 90 डिग्री के कोण को आपको पता है ही, समकोण कहते हैं, और 180 वाले को सरल कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के क्या कहेंगे हम? जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो। यदि हमें यह दिया जाए, यदि हमें यह दिया जाए कि ये तीन कोण है, 30 डिग्री, 70 डिग्री और ये 80 डिग्री ले लेते हैं। अगर ये तीनों कोण, पहली बात तो ये आती है कि ये तीनों कोण किसी त्रिभुज के कोण है या नहीं है। ऐसे ही किसी ने आपको उल्लू तो नहीं बनाया कि तीनों कोण त्रिभुज के हैं या नहीं है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे तीनों को जोड़ के कि 30 + 70 + 80 बराबर कितना होता है? 70 और 30 100 और 80 180 डिग्री। तीनों का योग 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों कोण किसी त्रिभुज के कोण ही है। अगर ये योग 180 नहीं आता तो हम ये कह सकते थे कि ये त्रिभुज के कोण नहीं है, ठीक है। तो त्रिभुज के कोण हैं, हमें पता लग गया। तो अब इन कोणों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। इन कोणों से पता लग रहा है कि ये भी न्यून कोण है क्योंकि 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तीनों के तीनों 90 से कम है, तो तीनों के तीनों ही न्यून कोण है। और जहां तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। तो इन कोणों को देखकर हम जवाब दे सकते हैं कि इन कोणों से बनने वाला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज की बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? क्या उसमें भी तीनों कोण अधिक कोण होंगे? नहीं, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण यानी 90 से बड़ा कोण। मान लीजिए एक कोण हमारा 30 डिग्री था, ठीक है, एक कोण हमने 50 डिग्री ले लिया, तो एक कोण कितना लेना पड़ेगा हमको? 100 डिग्री। तभी तो तीनों का योग 180 होगा। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तभी तो 180 मिलेगा मुझे। यानी एक कोण तो मैंने लिया 30 डिग्री, एक कोण लिया 50 डिग्री और एक कोण लिया 100 डिग्री, तो तीनों को मिलाकर 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये तीनों कोण किसी न किसी त्रिभुज के हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कोण न्यून कोण है क्या? हाँ। ये कोण न्यून कोण है क्या? हाँ, ये भी न्यून कोण है। ये कोण न्यून कोण है क्या? नहीं, ये न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण तो 0 से 90 के बीच का होता है। और ये तो
90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो 90 से ज्यादा और 180 से कम वाले कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। ये कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण है। ये अधिक कोण अगर हो गया, एक भी कोण, तीनों कोणों में से कोई एक भी कोण अगर अधिक कोण हो जाए तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। कोई एक कोण क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। कोई एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, तो उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आप कहोगे सर एक ही क्यों होता है, इसमें तीन कोण नहीं हो सकते क्या? तो इस बात का जवाब तो मुझे आपसे लेना है। आप मुझे बताइए कि क्या किसी त्रिभुज में एक से ज्यादा अधिक कोण हो सकते हैं? ये आप मुझे बताना। देखिए अभी हमने देखा कि 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। आप पहले कोण को अगर 100 ले लेते हो तो उसके बाद केवल 80 डिग्री तो बचा मेरे पास। तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 180 होना चाहिए तो उसमें से 100 तो पहले ही आ गया, 100 पहले ही कम हो गया, तो बाकी बचा 80। 80 तो खुद न्यून कोण होता है। इसके मैं दो टुकड़े करूंगा तो वो भी न्यून कोण ही होंगे। इस 80 को मैं अधिक कोण कैसे बनाऊं? बना ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि किसी त्रिभुज में एक से ज्यादा कोण अधिक कोण नहीं हो सकते। एक से ज्यादा कोण अधिक कोण हो ही नहीं सकते। अगर मैंने एक कोण ले लिया 100, एक कोण ले लिया 110, अरे तो दोनों कोणों का योग ही 210 डिग्री हो गया त्रिभुज के। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है तो ये नहीं हो सकता, और ये हो सकता है तो ये नहीं हो सकता। यानी शेष दो कोण तो न्यून कोण ही होंगे, उसके बिना नहीं हो सकता। यदि एक कोण मैंने 130 डिग्री ले लिया तो बचा कितना? बचा तो केवल 50 ही ना। अगर मैं 180 में से 130 को घटाऊंगा तो मेरे पास 50 बचेगा। 50 तो खुद न्यून कोण है। इसके दो टुकड़े करके मुझे दो कोण और बनाने पड़ेंगे, तब तीन कोण होंगे। तीन कोण के बिना त्रिभुज नहीं बन सकता। तीन कोण के बिना त्रिभुज नहीं बन सकता। तो मतलब ये संभव ही नहीं है कि एक त्रिभुज में एक से ज्यादा अधिक कोण हो। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके कि अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, याद रखना इस बात को आप, कोई एक कोण अधिक कोण हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब बचा समकोण त्रिभुज। तो यहां भी वही बात लागू होती है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब यहां भी देखो, अगर मैं एक कोण को समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। अगर एक कोण मैंने 90 डिग्री ले लिया तो 180 में से 90 को कम कर देते हैं, बाकी हमारे पास बच जाएगा। क्या बचा? 90। तो इस 90 के मुझे दो टुकड़े करने होंगे। अगर मैंने एक टुकड़ा 50 किया तो एक 40, अगर मैंने एक 80 किया तो एक 10, अगर मैंने एक 79 किया तो एक डिग्री। अगर मैं इन कोणों के टुकड़े इस प्रकार से करूंगा तो कोई सा भी टुकड़ा 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 90 डिग्री के मैंने दो कोण ले लिए तो ही हो जाएगा 180। तो तीसरा कोण के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तीसरा कोण कहां से आएगा? तीसरे कोण के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। तो इसलिए क्या होगा कि यहां भी एक ही कोण हो सकता है। 90 डिग्री का भी एक ही कोण हो सकता है। त्रिभुज में एक से ज्यादा कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते। किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री का सिर्फ एक ही कोण हो सकता है। एक त्रिभुज में 90 डिग्री के एक से ज्यादा कोण नहीं हो सकते। इसलिए समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो हमारे तीन त्रिभुज हो गए, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हो गए। अब जरा भुजाओं के आधार पर भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं?
विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। चलिए तीनों को आराम से समझते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब होता है अलग अलग, और सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। समान मतलब एक जैसा, विषम मतलब अलग अलग। जो एक जैसा ना हो वो विषम है, और जो एक जैसा हो वो सम है। तो चलिए समझते हैं। विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है। एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है। इस त्रिभुज को हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है। तीनों ही भुजाएं अलग अलग नाप की है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, अलग अलग माप की होती है, उस त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो क्लियर हुआ पहला वाला, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। चलिए मैं लिख देता हूं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां आप ये जान लें कि माप का मतलब है नाप। नाप गलत है, माप सही है। नाप चलन की भाषा है, माप गणित की भाषा है। तो आप ये समझ लीजिए कि माप जो होता है वो नाप ही होता है। नाप मतलब इसकी लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, इस माप की जगह मैं क्या ले सकता हूं? लंबाई। आप माप को हटा सकते हैं, अलग अलग लंबाई की होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, समद्विबाहु। सम, द्वि और बाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। समान दो भुजाएं, समान दो भुजाएं यानी कि दो समान भुजाएं। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होगी वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समान भुजाएं कितनी होनी चाहिए? दो। एक भुजा अलग और दो भुजाएं समान। कैसी बनेगी इसकी आकृति? कुछ कुछ ऐसी। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है और ये ज्यादा बड़ी है। अगर मैं कहूं ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी है? ज्यादा मान लीजिए आप इसे 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज एबीसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान है। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो, कोई सी भी दो, जरूरी नहीं यही दो हो, ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों भुजाएं समान हो गई, ये ऐसे भी हो सकता है। ये दो भुजाएं समान हो गई, ये ज्यादा लंबी हो गई। मान लीजिए यहां आपको बराबर लगता है तो ये लीजिए, ये दोनों भुजाएं समान हो गई, ये भुजा अलग हो गई। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है, वो कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती है। वो दो भुजाएं कोई सी भी हो सकती है। ये दोनों भी समान हो सकती है, जैसे कि ये यहां और ये वाली दोनों, और ये अलग हो गई। या फिर ये दोनों भी समान हो सकती है, कोई सी भी दो भुजाएं। तो त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजा अगर समान हो तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान लंबाई की हो, या तो समान माप की हो या समान लंबाई की होती है, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलो ये भी हमारा क्लियर हो गया। लेकिन हमें यहां एक बात और सीखनी है। क्या सीखनी है? कि समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है। कुछ खास बात तो है इसमें। कैसे?
देखिए विषम बाहु में कोई खास बात नहीं थी, इसलिए मैंने चर्चा नहीं की, लेकिन इसमें है, क्या है, हम एक बात और जानते हैं, आप भी याद कर लीजिएगा। क्या? मैं लिख देता हूं, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। क्या कहा मैंने? समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। और ये बात किस पे लागू है? किसी भी, मैंने त्रिभुज का साइन बनाया है, जहां भी हमें त्रिभुज लिखना हो त्रिभुज का साइन बना सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो इसी त्रिभुज को देख लीजिए, इस त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं हैं? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें दो समान भुजाएं हैं। कैसे पता लग रहा है? दोनों की लंबाई बराबर है, दो भुजाएं समान लंबाई की होती है, तो ये दोनों भुजाएं समान लंबाई की है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों भुजाएं समान है, तो फिर इन भुजाओं के सामने वाले कोण, सम्मुख का मतलब सामने वाला कोण, सम्मुख का मतलब सामने वाला। तो इस भुजा AB के सामने वाला कोण कौन सा हो गया भाई? AB के सामने वाला कोण है कोण C, और इस भुजा AC के सामने वाला कोण कौन सा हो गया? B। तो ये जो दोनों सम्मुख कोण हैं ये बराबर होते हैं। यहां ये तीर का निशान नहीं है, ये बता रहा है कि ये दोनों कोण समान है। हमें जब भी दो कोणों को समान बताना हो तो इस तरह से हम बता देते हैं। इसमें भी एक लाइन है, इसमें भी एक लाइन है, इसलिए दोनों कोण बराबर हैं। क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है इसलिए दोनों कोण बराबर है। तो आपको एक बात और समझनी है कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण तो समान होते ही है, लेकिन यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर मिल जाए तो उनके सामने की भुजाएं भी समान होती है, यानी कि उल्टा भी सही है। उल्टा भी सही है। राम श्याम का भाई है तो क्या श्याम राम का भाई नहीं होगा? होगा ना। अरे सीता अगर गीता की बहन है तो क्या गीता सीता की बहन नहीं है? है। उसी प्रकार से भुजाएं समान है तो सामने वाले कोण बराबर होते हैं, और अगर कोण समान है तो भुजाएं बराबर होगी। क्लियर है? तो इस बात को आपको याद रखना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं समान हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान होंगे। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहूं तो एग्जांपल क्या होगा? मान लीजिए ये वाला कोण है 80 डिग्री, तो ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हुए? ये भी 50 का हो जाएगा और ये भी 50 का हो जाएगा। तीनों को जोड़ लीजिए, 180 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान कोण 90 डिग्री का है, तो शेष कोण ज्ञात कीजिए। शेष कोण मतलब एक कोण तो आपको दे दिया, एक कोण कितने का दिया आपको? 90 डिग्री का है। तो शेष कोण ज्ञात कीजिए। शेष कोण कौन से बचे? यही दोनों तो बचे। अरे भाई एक त्रिभुज में कहा इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, और जो असमान कोण है, कौन सा वाला कोण? असमान कोण क्या है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो शेष कोण कितने कैसे बताएं? मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। अरे भाई आप जानते हैं ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो लीजिए मैं लिख देता हूं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अब अगर मैं यहां ये नाम है तो ये नाम लिख देते हैं। तो ए को अगर हम 90 मान रहे हैं तो इसे कोण कह देंगे ए, इसे कोण कह देंगे बी, और इसे कोण कह देंगे सी।
आप चाहे तो 1 2 3 लिखें, चाहे ABC लिखें। यहां पर कोण ए का मान हमें 90 डिग्री दिया है। अब कोण बी और सी तो बराबर है ना, कोण बी और सी तो बराबर है ना। क्यों है बराबर? क्योंकि इसने कहा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण अलग होता है और बाकी 2 कोण समान होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला भी x है और ये वाला भी x है। हम इसको भी x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है। इस बात को हम यहां लिख भी देंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के, भैया त्रिभुज लिखना जरूरी है, समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण समान होते हैं। लीजिए पूरा ही लिख देता हूं। तो दोनों कोणों को हमने x x लिख दिया, बराबर 180 डिग्री। अब ये 90 चला जाएगा इधर, और ये x और x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x। ये 180 डिग्री और 90 इधर जाकर क्या हो जाएगा? इसमें से कम हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया? 180 में से 90 को घटाया तो 90 डिग्री आया, और 2 कहां जाएगा? इस 90 के नीचे। तो x बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। इस कोण का मान कितना आया? 45 डिग्री। इस कोण का मान कितना आया? 45 डिग्री। तो बताओ, आपने असमान कोण ज्ञात कर लिए कि नहीं कर लिए? तो इस प्रकार से आप इन नियमों को यूज कर सकते हैं, इनको यूज में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है हमें ये नियम पता हो। और अब आपको तो पता है, आप याद रखेंगे ना। अगर आप इन नियमों को याद रखेंगे तो ये तय है कि आने वाले टाइम में कक्षा 9 और 10 में आपको कम परेशानी होगी। और अगर आप इन्हें याद नहीं रखेंगे तो कक्षा 9 और 10 में आपको चैप्टर्स यानी त्रिभुज वाले चैप्टर्स को समझने के लिए मेरा ये वीडियो है ही ना, देख लेना, दोबारा से देखना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु नाम ही बता रहा है, सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा। तो समान भुजा, कितनी समान भुजा? अरे भाई यहां 2 तो कहा नहीं इसमें, तो तीनों ही समान भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। वो तीनों भुजाएं, मान लो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये सब 4-4 सेंटीमीटर की है। तीनों की तीनों भुजाएं कितने सेंटीमीटर की है? 4-4 सेंटीमीटर की। तो ये त्रिभुज क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। समबाहु, समान भुजाएं कितनी? जितनी भी दे रखी है, तीनों भुजाएं 3 ही होती है। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर समान भुजाएं होती है, बराबर लंबाई की भुजाएं होती है, तो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहां क्या देख रहे हैं? 2 भुजाएं समान लंबाई की। यहां क्या देख रहे हैं? तीनों भुजाएं समान लंबाई की, और यहां अलग अलग लंबाई की। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान लंबाई की होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए, समबाहु त्रिभुज भी हो गया। अब समबाहु त्रिभुज की भी विशेष बात देख लेते हैं। क्या? अरे एक ही बात है विशेष, तो आपने सीखी थी कि समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये रही साहब समान भुजाएं, इनके सम्मुख कोण, इस भुजा AB का सम्मुख कोण ये, भुजा BC का सम्मुख कोण ये, और भुजा AC का सम्मुख कोण ये, तीनों के तीनों कोण ही बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। देखिए, तीनों भुजाएं बराबर, बराबर भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं। कौन से? बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण।
इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये, तीनों के तीनों कोण बराबर है। तो बताइए प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? आप बता सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूं, आपने पॉज करके कोशिश की होगी, मैं आप समझाता हूं। तीनों कोण बराबर है तो मैं मान लेता हूं ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है। इसका जो मान है वही इसका भी है, वही इसका भी है। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है और ये भी x डिग्री है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो चलिए हम जोड़ देते हैं, x प्लस x प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये तीनों x मिलकर क्या हुए? एक x ये रहा, एक x ये रहा और एक x ये रहा, मिलकर हो गए 3x बराबर 180 डिग्री। अब x का मान निकालूंगा तो जैसे भी 2 नीचे गया था वैसे ये 3 भी नीचे चला जाएगा और 180 में भाग देगा। तो x बराबर क्या आएगा? 3 छिंग 18, 6 और 0 बची गया 60 डिग्री। मतलब x का मान कितना आया? 60 डिग्री। तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री, ये वाला कोण भी 60 डिग्री और ये वाला कोण भी 60 डिग्री। तो एक चीज यहां पर क्लियर हो जाती है, वो क्या? वो ये कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये आपसे कोई कहेगा नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। हम खुद जानते हैं कि तीनों ही कोण बराबर हैं, तो तीनों बराबर है, तीनों का जोड़ 180 है। तो फिर बताओ क्या होगा? क्या मैं 50 50 50 जोड़कर 180 कर सकता हूं क्या? आप खुद सोचिए। लेकिन जैसे ही मैं 60 60 60 को जोड़ूंगा तो 180 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। तो जब भी हमें सिर्फ इतना सा कह दिया जाए कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो हम इतने से में समझ सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का कोण तो 60 डिग्री होता है। चाहे हमसे ए कोण पूछ ले, चाहे बी कोण का मान पूछे, चाहे सी कोण का मान पूछे, समबाहु त्रिभुज का कोई सा भी अंतः कोण हो, प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 डिग्री होता है। हम एक बात और याद रख सकते हैं जो कि आपके आगे काम आएगी। अब चलो मैं क्षेत्रफल की जब बात करेंगे तब आपको बताऊंगा। जब आप क्षेत्रफल की बात करेंगे ना तब इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी सिर्फ इतनी ही बात करते हैं। तो ये हो गए हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के 3 प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर फिर से 3 प्रकार हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो ये आपको याद रहेगा, टोटल 6 प्रकार हो गए त्रिभुजों के। चलिए अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए ही लगती है। अब ये क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज आपने अभी अभी जाना था, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। ये एक त्रिभुज हमारे सामने, त्रिभुज ABC, और इस त्रिभुज में कोण B समकोण है। समकोण का मतलब कोण B 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का साइन क्या होता है? ऐसे। नॉर्मल तो कोण हम बनाते हैं ऐसे, लेकिन अगर इस तरह से बना हुआ है तो इस बात का मतलब है कि ये वाला कोण 90 डिग्री है, चाहे ये लिखा हुआ हो चाहे लिखा हुआ नहीं हो। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो भी हम इस बात से समझ जाएंगे कि ये साइन का मतलब ये 90 डिग्री होता है। अब समकोण त्रिभुज में एक चीज और होती है, आपने अभी ये तो जान लिया कि किसी त्रिभुज का अगर कोई एक कोण समकोण है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण समकोण है तो 2 कोण क्या होंगे? न्यून कोण ही होंगे। ये भी आपने जाना था। तो चलिए हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के, मैं लिख देता हूं आपको याद रहे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण। उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनस कहते हैं। आप याद रखिए, कर्ण अंग्रेजी में हाइपोटेनस और यहां कर्ण, और इसे कहते हैं आधार। इस भुजा BC को कहते हैं आधार और इसे कहते हैं लंब। अब आप कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक भुजा किसी दूसरी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो दोनों भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती है। फिर आप तो इसको लंब कह रहे हो और इसको आधार कह रहे हो। तो अभी समझाते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है, कर्ण नहीं बदलता।
कर्ण तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वही कर्ण होती है और वो फिक्स है। लेकिन ये आधार और ये लंब बदल जाते हैं। कभी तो ये ए बी लंब हो जाता है, जब ये लंब होता है तो ये आधार रहता है, और कभी क्या होगा कि ये ए बी तो आधार बन जाएगा और बी सी लंब बन जाएगा। तो ये बात तो सही है कि अगर 90 डिग्री का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच में बन रहा है तो दोनों भुजाएं एक दूसरे पर लंब है, लेकिन एक लंब एक कंडीशन में आधार और दूसरी कंडीशन में लंब बन जाता है। देखिए ये यहां लंब है, तो इस कोण की अगर हम बात करें तो ये लंब है, और इस कोण की बात करते हैं तो इस लंब को हम क्या कहेंगे, आधार ही कहेंगे। और इस कोण की बात करेंगे तो ये वाला लंब आधार बन जाएगा और ये आधार है वो लंब बन जाएगा। ये आप आगे 10वीं में पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैं ज्यादा नहीं समझाता हूं। अभी आप इतना समझ लें कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वो क्या होती है, फिक्स होती है, वो नहीं बदलती है। तो ये तो हो गया कर्ण, ये दोनों बदलते रहते हैं, तो जो ज्यादा बदलते हैं उनकी परवाह मत करो। आगे चलो, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में जो आधार होता है उस आधार का वर्ग और जो लंब होता है उस लंब का वर्ग, ये दोनों बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, कर्ण के वर्ग के बराबर होते हैं। देखिए यहां जो ये कर्ण है वो इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। कौन सी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा। आप इसे सबसे बड़ी भी बोल सकते हैं, सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय की डेफिनेशन ऐसी भी देते हैं, किसी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कंफ्यूजन हो रहा है ना, छोड़ दीजिए, इतना याद रखिए कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर आपने ऐसे भी लिख दिया तो भी सही है, इसको भी गलत नहीं कह सकते हैं। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अगर मैं भुजाओं के आधार पर नाम लिखूं तो देखिए कर्ण क्या है, कर्ण का नाम होगा AC। कर्ण कौन सी भुजा है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार है BC, तो हम लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB, तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर, क्योंकि लंब का भी स्क्वायर, आधार का भी स्क्वायर और कर्ण का भी स्क्वायर। आप स्क्वायर को वर्ग भी बोल सकते हैं, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में अगर हमें दो भुजाओं की लंबाई पता हो तो हम तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यह दिया जाता है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर और आधार का मान है 3 सेंटीमीटर। तो बताइए लंब का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हल ऐसे करेंगे। हल में हम लेंगे कि हम जानते हैं, किससे जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम इतना सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। अब हमें किस किस का मान दिया है, एक कर्ण का मान दिया है, तो ये लीजिए कर्ण का मान लिख दिया कर्ण की जगह। अब इसका वर्ग, तो हमने इसका वर्ग कर दिया। आधार का मान 3, तो आधार की जगह आधार का मान लिखा, और आधार का वर्ग, तो हमने 3 का भी वर्ग कर दिया। प्लस लंब का मान हमें निकालना है, तो इसलिए लंब को लंब ही रहने देते हैं, एल ही रहने देते हैं। अब 5 का वर्ग क्या होता है, 5 को 5 से गुणा कर दो, 5 का वर्ग आ जाएगा। तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25। इसी प्रकार से 3 का वर्ग, 3 को 3 से गुणा कर दो, 3 3 9 प्लस एल का तो हमें पता नहीं है क्योंकि एल का तो मान ज्ञात करना है। अब क्या कर सकते हैं, ये एक समीकरण बन रहा है, एल का मान निकालना है तो 9 को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये 25 अपनी जगह
9 बराबर के इधर आएगा तो प्लस के 9 की जगह माइनस का 9 हो जाएगा और उधर बचेगा केवल एल स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16, ये एल स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एल स्क्वायर बराबर 16, ये भी चलता है। तो मैं इसका स्क्वायर कैसे हटाऊं, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और इसका अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, तो 16 को किससे गुणा करूं तो वही आएगा, तो 4 को 4 से गुणा करो तो 16 आएगा। जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो अगर ये आता है तो वो उसका वर्ग होता है। 4 का वर्ग यानी 4 इंटू 4 16, तो 16 का वर्गमूल 4 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके अगर हमें समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो, कोई सी भी 2 भुजाएं, तो हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आएगी, और ये भी 9th और 10th में भी खूब काम आएगी। यानी अब तक मैंने जो आपको सारी बातें बताई है ना, एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपके काम नहीं आएगी। अगर आप एक भी बात को भूल जाओगे तो आपको मेरा ये वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। समझ में आई बात आपके, आपको फिर से देखना पड़ेगा अगर आप इन्हें भूलोगे तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इन्हें भूलें ही ना। हम इतने अच्छे से इसको याद करें अभी से। तो चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। एक और बात बताता हूं आपको। यहां मैंने 3 त्रिभुज बनाए हैं और इन तीनों त्रिभुजों की भुजाओं की माप भी लिखी है। और माप लिखकर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो देखिए आप, और वो आपको याद रखना है। क्या है कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का योग, कोई सा भी त्रिभुज हो, उसकी कोई सी भी 2 भुजाएं हो, कोई सी भी ले लीजिए आप। मान लीजिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। इस त्रिभुज की कोई सी भी 2 भुजाएं ले लें। मान लीजिए हमने ले ली ए बी प्लस बी सी। आप कहोगे सर ए बी प्लस बी सी, देखिए ना ये क्या होगा। अब तीसरी भुजा ए बी प्लस बी सी, ए बी का मान कितना है 4, बीसी का मान कितना है 3, और इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एसी तीसरी भुजा है, इन दोनों का जोड़ उससे ज्यादा है, क्योंकि तीसरी भुजा क्या है एसी, और वो एसी कितनी है 6 है। तो इन दोनों का जोड़ कितना है 7, वो 7 6 से ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी से ज्यादा होगा। आप कहोगे नहीं सर आपने तो छोटो छोटो को जोड़ा इसलिए मान ऐसा है। कोई बात नहीं, आप इसको जोड़ो। 4 प्लस 6 को जोड़ोगे तो वो 3 से ज्यादा ही आएगा। 4 कौन है ए बी, 6 कौन है ए सी, ये ज्यादा है किससे बी सी से, तो ये भी सही है। नहीं आप तो इन दोनों को जोड़ो, तो 6 प्लस 3 और ये बचा 4। बताओ 6 प्लस 3 कितना होता है 9, तो वो भी 4 से। ये चिन्ह होता है ज्यादा का। जिधर इस चिन्ह में मुंह खुला है वो ज्यादा को प्रदर्शित करता है, और जहां ये मुंह बिछा हुआ है वो बहुत कम को, यानी ये कम है इधर वाला और इधर वाला मान ज्यादा है। 6 प्लस 9 ज्यादा ही होता है, 9 ज्यादा है 4 से। तो 9 का मतलब 6 कौन था ए सी, 3 कौन है बी सी, ये ज्यादा है किससे ए बी से। तो तीनों कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, हम इन तीनों कंडीशन में ये देख रहे हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। अब आप चाहें तो इसको इसमें भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 6 और 3 9, 2 से ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ूं 2 और 3 5, गड़बड़ कर दी। ये 3 है तो ये भी 3 नहीं, कम से कम 4 तो होगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 4 और 3 7, 6 से ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ूं तो 6 और 4 10, 3 से ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ूं तो 6 और 3 9, इससे ज्यादा है। क्लियर कट बात है ना। तो ये बातें हमारे समझ में आनी चाहिए। और यहां भी एक मिस्टेक तो है भाई, उसे सुधार लेते हैं। समझिए बात, इस त्रिभुज में भी देखो आप 3 और 2 5, 4 से ज्यादा है। 4 और 3 7, 2 से ज्यादा है। 4 और 2 6, 3 से ज्यादा है।
मतलब स्पष्ट है। आपको अगर कोई त्रिभुज मिलता है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की नाप को आप नाप के देखिए, कोई सा भी त्रिभुज अपने हिसाब से आप बना लीजिए। अपनी कॉपी में कोई 4-5 त्रिभुज बना लीजिए। आप स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए और ऐसे ही बिना नाप के खींच दीजिए और फिर उन तीनों भुजाओं की लंबाइयों को नाप के आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अब आप कितनी भी आ सकती है, आप जब नापोगे तो आपकी स्केल से जितनी भी आएगी, फिर आप क्या करो, जिस प्रकार से हमने यहां काम किया, 2 भुजाओं को जोड़ के देखा तीसरी से ज्यादा आती है नहीं आती है, आप चेक कर सकते हैं। आप वहां यही पाएंगे क्या कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। और एक चीज और है कि 2 भुजाओं का अंतर निकाला जाए तो अगर मैं 6 में से 4 को घटाऊं तो ये तीसरी भुजा से कम होगा। मतलब 6 कौन है, AC। AC में से अगर मैं AB को घटाऊं तो ये अंतर BC से कम होगा, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 2 3 से कम होता है। यानी इसका उल्टा भी सही है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। कोई सी भी 2 भुजाएं, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है और त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर 6 में से 3 घटाऊंगा, 6 में से 3 घटाऊंगा तो 3 आएगा, वो तीसरी भुजा से कम होगा। 2 भुजाओं का अंतर, कोई सी भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। ये आपको जो मैंने अभी वाला प्रयोग बताया ना कि एक कॉपी में आपको 6 त्रिभुज बनाने हैं, फिर उनकी नाप आपको बाद में लिखनी है। पहले त्रिभुज बनाने हैं ऐसे ही बिना नाप के, फिर आपको क्या करना है, उन त्रिभुजों की नाप लिखनी है। फिर उन सब में आप इस चीज को चेक कीजिए कि तीनों भुजाओं में से कोई सी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा आता है या नहीं आता है, या कोई भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से ज्यादा आता है या नहीं आता है। यह आपको पता करना है। यह आपको पता करके मुझे कमेंट कीजिएगा कि हमने जो ये 2 बातें कही, ये दोनों बातें सही है या गलत है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये प्रयोग सबको करना है, करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। प्रयोग पूरा करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है या फिर 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। ओके, बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसा ही अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे जो सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं फिर से कहना चाहूंगा, कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को ये वीडियो देखना पड़ेगा। प्रश्नावली 6 कक्षा 10 के लिए और प्रश्नावली 7 कक्षा 9 के लिए अगर वो करनी है तो आपको पहले ये वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप उन प्रश्नावलियों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। 7th क्लास इसे अभी से बहुत अच्छे से समझ ले तो 9th और 10th में वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, उन्हें बहुत ही मजे से वो सवाल समझ में आएंगे। ओके, बाय। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।